Hello students, welcome to chemistry class 11th by Gaurav sir and we are now studying the structure of an atom जिसमें अंदर हम समझ चुके हैं बच्चों। हम बात कर चुके हैं बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में और हम ये भी समझ चुके हैं कि बोर मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद हमने लास्ट टाइम बात की थी बच्चों किसके बारे में, हमने लास्ट टाइम पे बात की थी अबाउट जो हाइजनबर्ग हैं उन्होंने कैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, कैसे कैसे हाइजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से हमें ये पता चला कि हम किसी भी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता लगा सकते। ये हाइजनबर्ग ने हमें सबसे पहले बताया था। तो हाइजनबर्ग ने सबसे पहले कैसे बताया था इस बात को, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बच्चों, अगर आपको याद हो, दैट इज़ हाइजनबर्ग ने कहा था कि भैया डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन पोजीशन मल्टीप्लाई बाय एम डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हम नहीं बता सकते। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कम से कम जो है वो आएगा ही आएगा, दैट इज h/2 दिस इज द मिनिमम uncertainty that can be occurred in the calculation when we try to calculate what, when we try to calculate the exact position and exact what, exact velocity or momentum of any electron। जब ये बात समझ में आई तो हमें समझ में आया कि भाई बोर का मॉडल जो हम आज तक पढ़ रहे थे उसमें तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, है ना। अब एक बार हम दोबारा से रिकैप मारते हैं, समझते हैं कि क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। और फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे एटम जो था वो डिस्कवरी पे आता गया और कैसे कैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बदलती गई। तो बच्चों शुरुआत करते हैं आज से बहुत साल पहले से। बहुत साल पहले क्या था, मान के चलते थे कि एटम जो है वो जो जे थॉमसन ने कहा कि वो एक बड़ा सा मास है जिसमें वो प्लम पुडिंग मॉडल जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है ये वाला, कि भाई प्लस चार्ज जो है वो सारा का सारा ये बड़ा सा है और नेगेटिव चार्ज जो है इसके आसपास घूमता तो नहीं बल्कि स्टेबल है। फिर रदरफोर्ड ने कहा नहीं भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो बाहर घूम रहे हैं और जो प्रोटॉन है वो बीच में बिल्कुल जो है वो बीच में बिल्कुल छोटा सा है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहाँ पर आ रहे हैं, न्यूक्लियस है। फिर आए कौन, फिर आए भैया हमारे पास बोर और रदरफोर्ड के मॉडल में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या आई कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं जो कि फिक्स पोजीशन में घूम रहे हैं। ऐसा किसने कहा? बोर ने कहा। और किसकी मदद से कहा? बोर ने आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक की मदद से कहा, क्योंकि मैक्स प्लांक ने पहली बात ये बोली थी कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड E इक्वल टू एच न्यू, जिसको आइंस्टाइन ने फिर फोटोन के लिए भी यूज़ करा, E इक्वल टू mc² रिलेटिविटी की थ्योरी दी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, ना तो एनर्जी ले रहा है और ना ही एनर्जी दे रहा है। ऐसा बोर को लगता था, ऐसा हमें भी लगता था। लेकिन आगे जब हम बढ़े तो आगे हमें समझ में आया कि ये एनर्जी शेल्स जो हैं केवल यहीं तक कहानी नहीं है। एनर्जी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन आने हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D मॉडल आया फिर हमारे समझ में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D में घूम सकते हैं, यानी कि उनके अंदर ज़रूरी नहीं कि वो रिंग पैटर्न ही दिखाएंगे, वो रिंग पैटर्न्स किसी भी एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, किसी भी प्लेन में वो रिंग पैटर्न हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ऐसा हम मान के चलते थे, जैसे कि जो हमारा प्लैनेटरी मूवमेंट होता है किसके आसपास, हमारा प्लैनेटरी मूवमेंट होता है सन के आसपास, जैसे कि अर्थ सन के आसपास घूम रही है, प्लैनेट की तरह घूम रही है, प्लैनेट जो अर्थ है वो प्लैनेट की तरह सन के आसपास घूम रही है, ऐसा होगा। लेकिन ये गलत था, ये बिल्कुल गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि बाद में समझ में आया किसकी मदद से, हाइजनबर्ग की मदद से, कि यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेलोसिटी। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अर्थ की तरह इलेक्ट्रॉन भी जो है चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के पास, जैसे अर्थ सन के चक्कर लगा रही है। अच्छा देखो, अब अर्थ एक बड़ा मास है तो हमें पता, जैसे मान लो अर्थ कहाँ पर होगी, किस समय होगी, हम पता लगा सकते हैं। लेकिन जैसे से छोटी चीज़ें आती जाएंगी तो हाइजनबर्ग ने कहा, मैंने भी बताया कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ये दोनों नहीं बता सकते, ये दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते। ये 3D मॉडल जो है नहीं चलेगा, बोर का या कॉपहैगन का मॉडल ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की प्रॉब्लम आ रही थी, वो कैसे बनेगा।
इस प्रॉब्लम के साथ साथ एक बात और आई, और वो क्या आई, वो ये आई कि भैया एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था क्या, जिनका नाम था डी ब्रॉगली। और डी ब्रॉगली ने क्या करा बच्चों, डी ब्रॉगली ने हमें बताया क्या, डी ब्रॉगली ने हमें बताया कि एनीथिंग और एनी मैटर इन नेचर में कोई सा भी मैटर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, दोनों नेचर दिखाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मैटर नहीं होगी, सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी का कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, और लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mv, और लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम हम कह सकते हैं। तो जितना किसी का वेव करेक्टर होगा उससे कम उसका मैटर करेक्टर होगा, और जितना जिसका मैटर करेक्टर होगा उतना ही उसका वेव करेक्टर कम होता जाएगा। यानी कि दुनिया का हर पार्टिकल, अच्छा ये एक मैं तुम्हें बात बता दूं, ये बात डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन की और मैक्स प्लांक की मदद से कही थी, जो हमने प्रूव करा था। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पे कैसे प्रूव करा था इसको। लास्ट टाइम पे हमने कहा था कि डी ब्रॉगली ने क्या करा, डी ब्रॉगली ने पहले तो E इक्वल्स टू एच न्यू मैक्स प्लांक की इक्वेशन उठाई, फिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन की इक्वेशन उठाई, और फिर एच न्यू को एम सी स्क्वायर के इक्वल करके लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी की रिलेशन निकाली थी। तो उन दोनों का भी सहारा इसमें लिया था, यानी कि मैक्स प्लांक की सारी बातें जो हैं वो अभी भी करेक्ट हो रही हैं, मैक्स प्लांक कहीं भी गलत नहीं था। ठीक है बच्चों, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद जब डी ब्रॉगली ने ये बात बोल दी कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो मैटर भी है, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहते हैं अपना वेव भी है, तो इसकी वजह से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एज सच नहीं घूम रहा है, एक रिंग में नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ, बल्कि एक वेव की फॉर्म में घूम रहा है। इस तरीके से वो वेव की फॉर्म में, डी ब्रॉगली ने बताया कि वो वेव की फॉर्म में घूम रहा है। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन की मदद से एक बार और समझ में आ गया, जो बोर ने नहीं बताई थी, या बोर उसको ठीक से नहीं बता पाए थे। हालांकि बोर ने एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी दी थी कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी शेल विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई एच अपॉन 4 पाई, इस तरीके से बताया था। लेकिन डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले बताया था क्या, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भैया ये क्या है, ये एक वेव की तरह घूमेगा। अब जब डी ब्रॉगली ने वेव नेचर बता दिया, हाइजेनबर्ग ने कहा भाई सब कुछ क्या कहते हैं प्रिडिक्टेबल है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, आप कैसे बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा क्या होगा। फिर आए ये वाले भाई साहब, डी ब्रॉगली के ठीक बात आए ये वाले भाई साहब, जिनका नाम है क्या, स्क्रॉन्जियर। स्क्रॉन्जियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, नॉट साइंटिस्ट ओनली, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। वो दुनिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन में से एक थे। उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात बोली कि भाई एक बात बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हो, जब आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो, और स्क्रॉन्जर ने ये कहा कि डी ब्रॉगली जी जब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मैटर भी है और वेव भी है, इलेक्ट्रॉन मैटर भी है और वेव भी है, और वेव नेचर ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि वो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा था, और आपको याद होगा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने देखा था कि वो वेव नेचर ज़्यादा दिखा रहा था, तो फिर आप उसको वेव इक्वेशन से सोल्व क्यों नहीं करते? फिर आप इलेक्ट्रॉन का जो एटम का स्ट्रक्चर है वो वेव स्ट्रक्चर बताओ, फिर आप मैटर वाले बात ही क्यों कर रहे हो? आप सीधा सीधा स्ट्रक्चर पे आ जाओ। डी ब्रॉगली ने कहा भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ रही बात, आप बता दो हमें क्या कहना है, क्या करना है, हमारे साथ दिक्कत हो रही है। तब स्क्रॉन्जर ने क्या करा, तब स्क्रॉन्जर ने एक इक्वेशन दी जिसको कहा जाता है वेव इक्वेशन। Now the Schrödinger wave equation was the turning point and one of the जैसे कहते हैं ना मील का पत्थर, one of the milestone in the स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ी, लेकिन बढ़ते बढ़ते ख़त्म होती चली गई। प्रॉब्लम क्यों कह रहा हूँ, यानी कि स्टडी बढ़ गई। भाई तुम्हारे लिए तो वो प्रॉब्लम ही हो जाती है ना जब हम स्टडी की बात करते हैं कि हाँ भाई स्टडी बढ़ रही है। लेकिन जो स्क्रॉन्जियर थे उन्होंने जब अपनी वेव इक्वेशन दी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। उन्होंने बताया कि अगर आप सर्टेन नहीं हो, हाइजेनबर्ग की मदद से ये बताया कि अगर आप सर्टेन नहीं हो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, तो आप प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। आप इतना तो बता सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बताऊंगा। और इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी एक इक्वेशन दी जिसका नाम है स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं बच्चों।
तो बच्चों ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो आपके सामने, यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने लिखी है या यहाँ पे आप जो इसकी फोटोग्राफ देख पा रहे हो, ये कहलाती है क्या? ये कहलाती है स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा यार ये कैसी सी इक्वेशन है, हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ईजी है इसको समझना। इसको मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन, एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, हाँ ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, इसकी ये न्यू लैंग्वेज नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर आपको अलग अलग सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा है ये वाला। सबसे पहले तो इस सिंबल का नाम समझ लीजिए। इस सिंबल का नाम है साई, जैसे PSI बोलते हैं इसको, लेकिन P साइलेंट होता है, तो इस सिंबल का नाम क्या है? साई। ठीक है ना, ये साई सिंबल कहलाता है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, वैसे तो इसे डेल्टा भी बोल सकते हो। दिस सिंबल इज डेल्टा चेंज जिसे हम बोलते हैं। आपने मैथ्स में शायद कैलकुलेशन एक चीज़ आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा डेल्टा क्या होता है या डिफरेंशियल क्या होता है। बेसिकली दिस इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशियल चेंज। तो ये डिफरेंशियल का निशान है जो आप कैलकुलस मैथ्स में पढ़ने वाले हो। खैर, तो साई और डिफरेंशियल। अब समझिएगा पहले कि स्क्रॉन्जर ने कहा क्या। स्क्रॉन्जर ने कहा कि मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो मैं थोड़ा सा इसे नीचे बनाता हूँ ताकि मुझे आगे आपको समझाने में मदद मिले। उन्होंने कहा कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को उन्होंने कहा कि मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्पेस का ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का एक सेकंड बच्चों। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया। सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा कि आप ये भूल जाओ कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक रिंग में घूम रहा है, यानी कि एक ही प्लेन में घूम रहा है। तो वो 2 प्लेनर या प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, वो 3D स्ट्रक्चर है। ये बात तो खैर हमें पहले ही पता चल गई थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि वो वेव की फॉर्म में घूम रहा है। चलिए ये बात भी हमें पता चल गई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में। अच्छा देखिए, प्लेन जो है वो 3 है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा ये जो हाथ अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। तो इसके चारों तरफ कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी क्या हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी भी स्पेस में हो सकता है, XYZ प्लेन के अंदर। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? बताओ, XYZ प्लेन के अंदर कहीं भी वो न्यूक्लियस हो सकता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो सकता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब वो कहाँ होगा हम नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने कहा कि भाई साहब ये तो भूल जाओ कि तुम बताओगे वो कहाँ होगा एग्जैक्टली। तो स्क्रॉन्जर ने कहा कि ठीक है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्ट पोजीशन। हम एग्जैक्ट पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, ठीक है, बट हम प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ठीक है। लेकिन अब जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसके लिए कौन निकालेगा? उसके लिए मदद करी किसने? उसके लिए मदद करी स्क्रॉन्जर ने। और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी इक्वेशन तुम्हारे सामने है, इस इक्वेशन की मदद से तुम क्या कर सकते हो? इस इक्वेशन की मदद से तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। इक्वेशन क्या है? मैं अब आपको इक्वेशन रीड करके बताता हूँ बच्चों, पहले समझिएगा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है बच्चों d² साई, आप इसको d बोल सकते हो, वैसे मैं डिफरेंशियल बोलना पसंद करूंगा। d² साई अपॉन dx² प्लस d² साई अपॉन dy² प्लस d² साई अपॉन dz²। यहाँ पर साई क्या है? यहाँ पर साई है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। साई क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो कहलाता है क्या? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो साई इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड x, y एंड z आर। यहाँ पर x, y और z क्या है ये आप समझ ही गए होंगे। x, y और z आर द 3 डायमेंशनल स्पेस पोजीशंस या एक्सिस हैं, तीनों प्लेन हैं, बिल्कुल ये हो गए। उसके बाद h के बारे में आपको मालूम है, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। m के बारे में आपको मालूम है, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E इज द टोटल एनर्जी, ये क्या है? टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। और V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो स्क्रॉन्जर ने क्या कहा
इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी साई इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन को हम कैसे पढ़ रहे हैं, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। सो वेरी सिंपल इक्वेशन, बोलने में मजा आ रहा है ना, लग रहा है कुछ अच्छा सा पढ़ रहे हैं ना। तो ये इक्वेशन किसने दी, ये स्क्रॉन्जर ने इक्वेशन दी, जिससे वो ये कह रहे हैं कि हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि साई की वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। एक बार और देख लेते हैं स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन को। तो हमने कहा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे डी डिफरेंशियल के लिए यूज कर रहा हूँ, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एस स्क्वायर ई माइनस वी साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये जो पोजीशन ऑपरेटर हैं ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं बच्चों लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या कहलाते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो कभी कभार आपको स्कूल के अंदर कुछ बुक्स आप पढ़ोगे, उनके अंदर आपको लैप्लासियन ऑपरेटर मिलेगा। इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग में, मेडिकल में तो नहीं आता है, पर इंजीनियरिंग के अंदर वर्ड पूछ लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज लैप्लासियन ऑपरेटर। मेडिकल में नहीं पूछेंगे। और उसके बाद जो एनर्जी का ऑपरेटर है वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है हैमिल्टन ऑपरेटर। तो ये कुछ मैथ्स के डेफिनेशंस हैं जो आप आगे जाकर हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, पर यहाँ पर फिलहाल ये क्या आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन में अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज साई। अब साई के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी बात मैं तुम्हें और बताना चाहूँगा बच्चों। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार आपसे वो पूछते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की वो ज़्यादा या कम किस बात पर डिपेंड करेगी। तो एक छोटा सा वर्ड कॉम्पिटिशन में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं ईगन वैल्यू। तो आप क्या बोलेंगे, देयर आर सम वैल्यूज कॉल्ड ईगन वैल्यूज। अगर ये इक्वेशन की पोजीशन ईगन वैल्यू को सेटिस्फाई करती है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये जो न्यूक्लियस था, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स वाई जेड प्लेन, 3 प्लेन हो गए, ठीक है ना, ये प्लेन हो गए। अब मैंने कहा कि भाई मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहता हूँ कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, ये जो रेड डॉट मैंने लगाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो। अब इस रेड डॉट की वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से और जेड एक्सिस से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, कुछ वैल्यूज होंगी। तो वो वैल्यू हम एक्स में रखेंगे, वाई में रखेंगे और जी यानी कि जेड में रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एच की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद टोटल एनर्जी की वैल्यू। अच्छा सर, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये वैल्यू आएगी बोर मॉडल ऑफ एटम से, जहाँ मैंने आपको बताया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, जिसमें हमने -13.6 कैलोरी वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था, आप n स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर वाला जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वहाँ पर आप इसको लगाओगे। और जब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे तो उसके बाद जो यहाँ वैल्यू आंसर निकल कर आएगी साई की, उसके बाद जो साई की वैल्यू निकल कर आएगी अगर वो ईगन वैल्यू सेटिस्फाई। अब ये ईगन वैल्यू क्या होता है, सिर्फ नाम याद कर लो बच्चों, मेरी सलाह मानो, सिर्फ नाम याद कर लो। ईगन वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी प्रोबेबिलिटी वहाँ पर है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो साई क्या है, साई इज द प्रोबेबिलिटी। साई क्या है, साई इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द possibility that whether the electron will be find out at the place जहां हम ढूंढना चाह रहे हैं वहां मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया स्क्रॉन्जर का जो वेव इक्वेशन थी उसका फायदा क्या मिला, दैट बोर कॉन्सेप्ट ऑफ एन एटम वाज सिंपल। वो सिंपल था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही जगह पर राउंड ऑफ कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, और चलो वेव की फॉर्म में घूम रहा है पर एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन स्क्रॉन्जर ने कहा नहीं भैया, वो कहीं भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है, 3D में मिल सकता है, और उसको मिलने के चांसेस कहाँ कहाँ है वो उसने अपनी इक्वेशन में दिए। इसके बाद स्क्रॉन्जर ने एक बात और बोली कि तुमने क्या कहा था बोर भाई, तुमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उसी का ढूंढ सकते हैं और किसी का नहीं ढूंढ सकते। लेकिन स्क्रॉन्जर ने कहा मैं मल्टीपल एटम के बारे में बात कर सकता हूं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्क्रॉन्जर के वेव इक्वेशन का जो अगला क्वेश्चन बोर्ड में आता है बच्चों, वो आता है कि साई का सिग्निफिकेंस क्या है। तो लिखेंगे साई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये साई बताता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है एंड हैज नो फिजिकल मीनिंग बाय इटसेल्फ। अब ये क्या पंगा हुआ सर, जब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, नो फिजिकल मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर हैज द फिजिकल मीनिंग। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली साई क्या था, साई से हमें ये पता चल रहा था कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग टू बी फाइंड आउट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि किसी भी चीज़ को निकालने की, किसी भी चीज़ के कहीं पर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के लिए, हरियप व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ के लिए।
किसी भी चीज़ की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। यस, बिल्कुल ठीक आंसर है आप सबका, बिल्कुल ठीक है। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। या तो कुछ है, या हो सकता है, या बिल्कुल पक्का है। तो 0 और 1 के बीच में रहेगी, मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। इसी को हम ईगन वैल्यूज कहते हैं, मैक्सिमम 1 और 0। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि साई की दो तरह की वैल्यू आ रही थी। साई की पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही थी और नेगेटिव वैल्यू भी आ रही थी। अब पंगा क्या आता है कि साई की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे हो जाएगी? हाउ कैन एनीथिंग बी नेगेटिव? तो स्क्रोंजर को बड़ा सोचना पड़ा कि यार साई की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिलने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाए। सलमान खान की शादी की बात थोड़ी कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाए, है ना? या राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात थोड़ी कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो जाए। प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव रहेगी या 0 रहेगी, तो 0 से 1 के बीच में रहेगी। बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन साई की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो भैया फिर स्क्रोंजर ने क्या कहा? स्क्रोंजर ने कहा एक काम करते हैं, साई की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम साई की वैल्यू ढूंढते ही नहीं, हम साई का क्या कर देंगे, हम साई का स्क्वायर कर देंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर साई नहीं है, साई तो सिर्फ एक मैथमेटिकल फैक्टर है। तो उसने कहा कि जो भी साई की वैल्यू आए उसका स्क्वायर कर दो, जो भी साई की वैल्यू आए उसका स्क्वायर कर दो, और वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब मजे की बात सुनो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है पॉजिटिव में, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा? तो भी 1 ही आएगा। हाँ, मैथमेटिकल वैल्यू पे असर पड़ रहा था, बिल्कुल अक्षत, मैथमेटिकल वैल्यू पे असर पड़ रहा था, लेकिन ये एक अच्छा तरीका था। इक्वेशन हमारी खराब नहीं हुई, इक्वेशन हमारी सही रही, क्योंकि हमारे ऑपरेटर सही चल रहे थे। हैमिल्टन ऑपरेटर भी सही वैल्यू पुट कर रहा था और लैप्लासियन ऑपरेटर भी सही वैल्यू पुट कर रहा था, तो हमें ये प्रॉब्लम तो आई नहीं। लेकिन हमारी अगली प्रॉब्लम जो आ रही थी नेगेटिव वैल्यू साई की आने की, वो खत्म हो गई। वो कैसे खत्म हो गई? हमने क्या करा, हमने साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। और जब कैन से दैट जुगाड़ है, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली जुगाड़, यू कैन से दैट इट इज अ जुगाड़, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द जुगाड़। तो हमने क्या करा, हमने साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब साई स्क्वायर की वैल्यू से क्या फ़ायदा होगा कि नेगेटिव का पंगा ख़त्म हो गया, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आने लगी वो क्या आने लगी? वो हमेशा पॉजिटिव आने लगी। जो प्रोबेबिलिटी आने लगी वो हमेशा क्या आने लगी? वो हमेशा पॉजिटिव आने लगी। इसको आपको जो है समझना है। हमने बोला कि जब कभी हमने साई का स्क्वायर करा, यानी कि वेव फंक्शन का स्क्वायर करा, तो क्या बन गया? साई स्क्वायर बन गया। फॉर अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर हम, फॉर अ सिंगल पार्टिकल द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट या पार्टिकल एट दैट पॉइंट। यानी कि जितनी साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आएगी उतना इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आप वो वैल्यू रखोगे वेव इक्वेशन में, आपने जो वेव इक्वेशन बनाई थी, आपने जो एक्स वाई जेड प्लेन लिया था, इस एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर आपने मान लीजिए यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहाँ से आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, और वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के आपने बाद उसके बाद उसको वेव इक्वेशन में रखा और साई स्क्वायर की वैल्यू आई। तो जितनी बड़ी साई स्क्वायर की वैल्यू आएगी उतना इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दूसरी बात, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इफ इट इज मैक्सिमम, इफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम, जब हमारा जो साई स्क्वायर है वो मैक्सिमम हो गया है, इफ इट इज मैक्सिमम द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस, वहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल। ऑर्बिट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिटल। यानी कि अब हमारे पास दो नए शब्द आ गए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। अब हमारे पास दो नए शब्द आ गए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, अब उन दो शब्दों के बारे में और आगे हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, फिर उसकी पोजीशन में दिक्कत आई, हमने ये पता लगाया कि क्लाउड है, फिर हमने डी ब्रोगली के बारे में बात करी। डी ब्रोगली ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वेव की फॉर्म में मूव करेगा, और फिर आए ये वाले भाई साहब जिनका नाम है स्क्रोंजर, जिन्होंने अपनी इक्वेशन दी, स्क्रोंजर इक्वेशन, हैमिल्टन ऑपरेटर दिया, ठीक है, लैप्लांसे ऑपरेटर दिया, वेव फंक्शन दिया। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, चारों तरफ मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है, और इस तरीके से ये देखिएगा,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं भी मिलेगा, ये उसके वेव फंक्शंस थे, ठीक है ना। तो हमारे इसके बाद उन्होंने ऑर्बिट और ऑर्बिटल दिए जो हम कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कहा कि भैया अगर एक्स वाई जेड प्लेन पर कहीं पर भी साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। और इस तरीके से हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स देखे समझे और हमारा इलेक्ट्रॉन दिखेगा इस तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और उसने क्या बताई, उसने बताई कि भैया जो ये देखिएगा, ये अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे एरिया में घूम रहा है, ये पूरे एरिया में येलो कलर का इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, देखिए कहीं भी मिल सकता है। ये 1s ऑर्बिटल है, यानी कि पहला शेल है। अब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल है, और जहां वो मिल सकता है वो ऑर्बिट है। जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल है, और जहां जहां वो मिल सकता है वो ऑर्बिट है। देखो इस तरीके से समझो इसको कि मान लो मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम घर से स्कूल जा रहे हो। अब तुम्हारा घर से स्कूल जाने के मान लो 3 रास्ते हैं, तो वो 3 रास्ते जो हैं वो ऑर्बिट है। तुम कहीं भी जा सकते हो, किसी भी रास्ते से जा सकते हो। लेकिन कोई एक रास्ता होगा जो तुम्हारा फेवरेट रास्ता होगा। हो सकता है रास्ते में मंदिर पड़ता हो, मस्जिद पड़ती हो, भगवान का घर पड़ता है ना। हो सकता है रास्ते में कोई मिठाई की दुकान पड़ती हो, कचौरी वचौरी खा के जाना हो सकता है किसी दोस्त का घर पड़ता हो। तो आपका एक रास्ता फेवरेट होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे आपको मिलना है और मेरे को आपको स्कूल जाते हुए मिलना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस मिलने के कहाँ है, जहाँ आपका फेवरेट रास्ता है। तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल रहा है। अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढा जा सकता है। ये देखिएगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता हुआ आपको मिलेगा, और वो पूरा का पूरा एक जगह कहलाएगी क्या? उसका ऑर्बिटल। कहीं भी मिलेगा और वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगा उसका, ये देखिए इस तरीके से वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उसका ऑर्बिटल। फिर उसके बाद अगला ऑर्बिटल, फिर उसके बाद अगला ऑर्बिटल, ये 2s आ गया, फिर 3s आ गया। ये हम कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे ये ऑर्बिटल काम करते हैं और क्या क्या इनके अंदर इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्ट्रोंजर की इक्वेशन की मदद से एक नया मॉडल हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, या क्वांटम 3D मॉडल ऑफ एटम, जो लास्ट मॉडल है आपके कोर्स का इस साल का, और बहुत बढ़िया मॉडल है जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। वो हम कल से पढ़ना यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू करेंगे।